नहीं, मैंने सोचा नहीं था कभी भी। मैं एक्टर बनूँगा ये भी नहीं सोचा था, रोल निभाना तो दूर की बात है। मुझे इमिटेट नहीं करना था, मुझे मिमिक्री नहीं करनी थी आदरणीय अटल जी की। मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में कटहल की सब्ज़ी चल रही है। मेरे घर पे कटहल इतने साइज़ के हो गए हैं, तो एक राउंड हम खा भी चुके हैं। मैं फ़िल्में कम देखता हूँ, सब्ज़ियाँ ज़्यादा देखता हूँ। हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। थैंक यू। सर, मेरा नाम श्रेया है और मैं आपका यहाँ बहुत स्वागत करती हूँ। सवालों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहती थी कि गोपालगंज से 135 किलोमीटर दूर एक गाँव है बेलसंड, वहाँ से निकलकर आप पटना पहुँचते हैं, पटना से एनएसडी पहुँचते हैं और एनएसडी से उन सभी सफलताओं को हासिल करते हैं जो कभी आपने उस गाँव में रहकर सोचा था। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ़ हीरो नहीं हैं, आप हमारे बीच के हीरो हैं, इसलिए आपसे लगाव हमारा बहुत ज़्यादा है। और टीवी पर इंटरव्यूज़ में जब जब भी हम कभी आपको रोते देखते हैं, सहमते देखते हैं, तो हमारे अंदर का भी एक अंश रोता है, सहमता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आप हमारे बीच के हीरो हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है जोश टॉक्स पर। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल इस मूवी से संबंधित है। हमने आपकी पिक्चर का ट्रेलर देखा और ट्रेलर देख के हमें एकदम गूज़बम्प्स आ गए। आप बिल्कुल अटल बिहारी जी जैसे दिख रहे थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस रोल के लिए तैयार होने में आपको कितना वक़्त लगा? जब आप गाँव में कभी एक्टर बनने का सपना बुनते थे, तो क्या आपको कभी लगा था कि आप ऐसे किसी रोल को पर्दे पर उतारेंगे? हुँ, नहीं, मैंने सोचा नहीं था कभी भी। मैं एक्टर बनूँगा ये भी नहीं सोचा था, रोल निभाना तो दूर की बात है। तो 3-4 महीने, 3 महीने लगे प्रिपरेशन में और मुझे इमिटेट नहीं करना था, मुझे मिमिक्री नहीं करनी थी आदरणीय अटल जी की। मुझे उनके भाव पकड़ने थे, उनके विचार पकड़ने थे, मुझे स्टेट ऑफ माइंड पकड़ना था कि कोई भी स्पीच देते हुए उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी। तो उस पे काम किया कि मैं उनके व्यक्तित्व को, विचार को, चेतना को पकड़ूँ, ना कि उनको फिज़िकली इमिटेट करूँ या मिमिक्री करूँ। तो उस पे ज़्यादा प्रयास था मेरा और जब 19 जनवरी को सिनेमाघरों में फ़िल्म आएगी, तो लोग देखेंगे और तय करेंगे कि मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये कितनी उचित उतर पाई हैं या नहीं उतर पाई हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम गौरव माथुर है और जो मेरा सवाल है वो आपके किरदार से रिलेटेड है। तो इस किरदार की तैयारी के लिए आपने क्या रिसर्च करी? मतलब किताबें तो ज़रूर पढ़ी होगी पर कौन-सी पढ़ी? ज़रा बताइए, हम सब जानना चाहेंगे इसके बारे में। हाँ, 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 किताबें पढ़ी, विजय त्रिवेदी जी ने एक किताब लिखी है, उन पे वो पढ़ी। उल्लेख एनपी ने एक किताब लिखी है, वो पढ़ी। एक महाराष्ट्र के राइटर हैं, उन्होंने किताब लिखी है, वो पढ़ी। एक एनडीटीवी ने 24 घंटे का रिसर्च में हम बहुत करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है किताबों का नाम बताना। पर वो एक अभिनेता का काम है कि कोई अगर रियल लाइफ़ किरदार करे तो उससे संबंधित जितने भी रिटन मटेरियल उपलब्ध हैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे वो उसको देखे, पढ़े, सुने। तो मैंने भी यही प्रयास किया, बहुत सारा पढ़ा, सुना और पढ़ सुन के समझा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि उसको 2 घंटे की फ़िल्म में इंक्लूड कर पाना मुश्किल काम है। पर फिर भी जो जीवन के उनके हाई पॉइंट्स हैं और जो उनके संघर्ष हैं, चुनौतियाँ हैं, बटेश्वर का वो बच्चा जो कैसे अटल बिहारी वाजपेयी बना, उसकी जर्नी हम अ, ऋषि विरमानी जो हमारे लेखक हैं और रवि जाधव जी जो डायरेक्टर हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं। सर, मेरा नाम अनीशुर है और मैं बिहार के आप ही के ज़िला गोपालगंज का रहने वाला हूँ। मेरा सर सवाल है कि आप पटना के दिनों में छात्र आंदोलन से जुड़े और अटल जी भी बेहद कम उम्र में छात्र आंदोलन से जुड़ गए। तो सर वो भी प्रोटेस्ट किए, अटल जी भी जेल गए, आप भी 2 दिन जेल गए। तो क्या सर आपको लगती है कि आप दोनों में कोई समानता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, कुछ समानता है, हम दोनों लगभग एक किस्म की पृष्ठभूमि से आता हूँ। वो अटल बिहारी थे और मैं बिहार के एक गाँव में लगभग समान पृष्ठभूमि से आते हैं, अति साधारण परिवारों से और पढ़ाई-लिखाई, साहित्य, छात्र राजनीति
इन सब से वास्ता है, मेरा भी रहा है और अभी भी साहित्य के प्रति मेरा उतना ही लगाव है। मैं पढ़ते रहता हूँ। तो ये समानता तो है मेरे और अटल जी के पूर्वार्ध जीवन में, उत्तरार्ध नहीं। नहीं, उत्तरार्ध जीवन में, पूर्वार्ध नहीं है। सर तो क्या जेल का अनुभव कोई आपको याद है? नहीं, जेल का अनुभव ना ही याद रहे किसी को तो बेहतर है और किसी को ना जाना पड़े, भले ही राजनीतिक कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से, तो वही बेहतर है। तो ये कोई बहुत ग्रेट अनुभव तो रहा नहीं होगा। सर मेरा इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि शूटिंग के दौरान क्या आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कोई चौंकाने वाली बात पता चली? मैं परेशान होता हूँ जब हर मीडिया इंटरव्यू में लोग चौंकाने वाली बात पूछते हैं। ये 5-6 बार ये सवाल आ चुका है, कोई चौंकाने वाली बात। एक व्यक्ति का जीवन होता है, उसमें चौंकाने वाली बात क्या होती है? हम सामान्य जीवन जीते हैं। मैं एक साधारण दुनिया से आता हूँ, सिनेमा में काम करता हूँ, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। इसके पीछे मेरा परिश्रम है, मेहनत है या अन्य किसी के भी जीवन में। तो जीवन में कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती है। रोचक जीवन होता है, इंटरेस्टिंग जीवन होता है। आप प्रेरणा लेते हैं कि कितनी कमाल की यात्रा है इस व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की जीवन यात्रा। नमस्ते सर, मेरा नाम शिवांगी है। जितना हम सबने अटल जी के बारे में देखा है, पढ़ा है या सुना है, उससे एक बात पता चलती है कि उनके व्यक्तित्व और उनके सिद्धांतों की जड़ उनके दादाजी और पिताजी रहे हैं। आप ही की तरह उनका भी काफ़ी समय गाँव में बीता है। आप दोनों को ही तैराकी करना बहुत पसंद है। तो हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या पिताजी के जाने के बाद गाँव से आपका जुड़ाव अब भी वैसा ही है? और हाँ, ये भी बताते जाइएगा कि अभी वो फूस वाले घर की दोनों खिड़कियाँ बची हैं क्या? बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग। जो प्रश्न आपने बनाया है ये अटल जी से कुछ नहीं, मेरे से संबंधित अधिक है। आप उनका नाम लेके मेरे जीवन चर्चा करना चाह रही हैं। जी, बिल्कुल समानता थी और सब कुछ बचा हुआ है। मैं गाँव से वैसा ही जुड़ा हुआ हूँ। वो खिड़की भी है, वो घर भी है और हर व्यक्ति को अपने जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जो पौधे का जड़ कमज़ोर हो जाता है वो गिर जाता है। तो हम मानव हैं, हमारी जड़ नहीं होती है क्योंकि हम चलते-फिरते हैं, लेकिन हमारी जड़ें कहीं तो होती हैं। तो हर पत्ते गिरे हुए पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं ना, उन पत्तों को पता होना चाहिए कि वो किस पेड़ से गिरे हैं। तो ये आवश्यक है जीवन के लिए। नमस्ते सर, मेरा नाम आदर्श है और मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने हमेशा अपने अंदर के बिहार को और बिहारियत को आगे रखा है। आप उसको अपना गुरूर मानते हैं। लोग आपको अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। तो क्या आपने अपने उस बिहारियत को और अपने अंदर के उस गुरूर को अपने बेटी के अंदर डाला है? अगर हाँ, तो कैसे? और ये क्यों ज़रूरी लगता है आपको? मेरी बेटी मुंबई में पैदा हुई, तो वो मुंबईकर है, तो उसको फ़ोर्सफुली मैं बिहारी और बिहारी रूट्स पता होना चाहिए, जो अर्लियर हमने बोला, वो इम्पोर्टेंट है। बट किसी में भी हम कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो उसकी अपनी अपब्रिंगिंग है, उसकी अपनी दुनिया है। यस, वो जानती है कि हमारे माँ-पिता कहाँ से आए हैं, हमारा घर कहाँ है, मामा-नानी का घर कहाँ है और भाषा भी जानती है, भोजपुरी भी बहुत बढ़िया बोल लेती है। तो वो हम चाहे कि भाषा सीख ले, हम तो चाहते हैं वो सब सीखे, बंगला सीखे, मराठी सीखे, सीख रही है इनफैक्ट। तो भाषाओं का जितना आए उतना बढ़िया है, अन्य भाषाएँ। मैं कल नरसिम्हा राव जी को सुन रहा था आर्काइव के एक वीडियो में, और वो कितना बढ़िया बोल रहे थे और फिर मैं बंद वो वीडियो बीतने के बाद मैं सोचने लगा कि कहा जाता था कि 14 भाषा के विद्वान थे वो। तो मुझे लगा कि भाषाएँ आनी चाहिए हर किसी को और अन्य भाषाएँ भी आनी चाहिए। सर मेरा नाम सतीश है। सर मेरा सवाल ये है कि एक एक्टर के लिए साहित्य की समझ कितनी ज़रूरी है? हाल के दिनों में देखा जाए तो फ़िल्म इंडस्ट्री में कई तरीके के बदलाव देखे गए हैं। हिंदी भाषी राज्यों पर कई तरीके की फ़िल्में बनी हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर हो गई या फिर गैंग ऑफ वासेपुर हो गई। तो इसमें सर आपको लोग देखना चाहते हैं। साहित्य मेरे हिसाब से सिर्फ़ अभिनेता के लिए और किरदारों को निभाने के लिए नहीं, जीवन के लिए ज़रूरी है। तो साहित्य हम में करुणा पैदा करती है, हम में संवेदना लाती है। हम अपने जीवन के साथ-साथ अन्य लोगों के उस जो काल्पनिक पात्र हैं, जो काल्पनिक दुनिया है, उसको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो साहित्य का काम ही है हमारे अंदर जो मानवीय भाव हैं, उनको बढ़ाना। वो करुणा है, सिम्पैथी है, एम्पैथी है, संवेदना है, श्रृंगार है। श्रृंगार भी एक भाव है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। जीवन में रस तो चाहिए ना,
एस्थेटिक्स तो चाहिए ना, सौंदर्य बोध तो होना चाहिए ना। ये बिजली और बत्ती और फ्लाईओवर और अ, विज्ञान जीवन को आसान करता है और कला जो है वो जीवन को समृद्ध करता है। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए आपने कहा था कि चकाचौंध और स्टारडम का असर आप पर थोड़ा कम होता है, आपको लाइन में लगना पसंद है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सचमुच स्टारडम इतनी उदारता से भर देती है? नेशनल अवार्ड जैसी सफलताओं को आप कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, मैं अपवाद हूँ उस बात का। स्टारडम और सफलता का असर मेरे जैसा बिल्कुल नहीं होता है, पर दुनिया में कुछ अपवाद होते हैं, उनमें से मैं हूँ। तो ये अपवाद ही हैं, ये नॉर्मल बात नहीं है। तो सर कैसे हैंडल करते हैं आप नेशनल अवार्ड जैसी सफलता? बेलसंड के गाँव में आपने ऐसे ख्वाब देखे होंगे, तो कभी आपको वापस वहाँ जाने का मन नहीं करता है? मैं तो हर चौथे महीने गाँव पहुँच जाता हूँ। तो पता नहीं मैं कैसे हैंडल करता हूँ, कोई इसका फ़ॉर्मूला नहीं है कि मैं बता पाऊँ 2+2 ऐसा कुछ है। इसका फ़ॉर्मूला वही है आई थिंक जो हमने अर्लियर बात की, जड़ों से जुड़े रहना, साहित्य पढ़ना, दुनिया को थोड़ा देखने का नज़रिया खोलना। तो बाकी कुछ फ़ॉर्मूला नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम है कि ऐसा मैं क्यों हूँ? मैं अपने को जानने में लगा हुआ हूँ, खोजने में, सेल्फ एक्सप्लोरेशन चल रहा है। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुपम पांडे है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर मैं कालीन भैया के किरदार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब शॉल वॉल देख के सर आप समझ ही गए होंगे। तो सर मेरा सवाल जो है कि आपके एक्टिंग करियर की जो बुनावट शुरू हुई थी, वो हुई थी पटना रंगमंच से और बाद में उसमें कढ़ाई करने का काम किया था एनएसडी ने। तो सर वहाँ की कौन-सी बातें आपको याद हैं? सारी यादें याद हैं, हम जो भी हैं होते हैं ना अपनी स्मृतियों का एफडी होते हैं। स्मृतियों का एफडी मतलब जो हमारी मेमोरीज़ है, यादें हैं, उनका फिक्स डिपॉज़िट हम व्यक्ति हैं, तो सब याद हैं। वो ये जो है ना बहुत न जाने हज़ार टीबी का मेमोरी कार्ड है, ये भरता नहीं है और एक दिन भरने के पहले धीरे-धीरे अपने आप इरेज़ होने लगता है अंत में आके। तो वो सारी स्मृतियों से तो ही बनते हैं, वो पटना हो, गाँव हो, वो सारी यात्राएँ, जीवन का एक-एक पड़ाव, सोनपुर मेला सब उन्हीं से बना हूँ तो क्यों नहीं याद रहेंगे? सब एक-एक फ्रेम याद हैं जीवन के। सर पटना रंगमंच की मौजूदा स्थिति के बारे में आपको पता है? पता है, मेरी कल कल ही बात हो रही थी। पुंज प्रकाश मुंचुन वो अभी अपना ग्रुप बनाया है दस्तक और एक नया स्पेस खोला है पटना में। वहाँ 1 महीने तक लगातार नाटक होने हैं। मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि मेरे किस खेत में इस बार क्या खेती हुई है। सर क्या फसल हुई है? आपको क्यों बताऊँ? वो मुझे पता है। नहीं ब मैं ये बताया कि मुझे पता है। हाँ, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम गेहूँ की खरीदार हो? सरसों भी चाहिए? सरसों के तेल का तो कोई जोड़ ही नहीं है सर। हाँ, सबसे बढ़िया तेल। सर डिप्रेशन जैसे मुद्दों पर आजकल बहुत चर्चाएँ बढ़ गई हैं और युवा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंटली करने लगे हैं। तो हम आपसे कुछ टिप्स लेना चाहते हैं कि जो भी युवा एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, वो आपकी तरह काम और कंपोज़्ड रहने के लिए क्या करें? देखिए, ये शब्द मैं भी नया-नया ही सुना हूँ, मुझे पहले पता नहीं था। हमारे बालपन में ये सब हम जानते भी नहीं थे। तो कल अनुराग कश्यप को कहीं बोलते सुन रहा था कि हमें तो बोल म म म कि मूड ऑफ है तो बोलो मूड ऑफ बोला जाता है। जाओ, जाओ खेल के आओ, जाओ। आउटडोर गए, मैदान में खेल के आ गए। कल एक साइकियाट्रिस्ट विद्यार्थी थी, मास्टर कर रही है, मैं उसके साथ था यात्रा में, ट्रैवलिंग में। तो मैं पूछा और वो बताई तो मेरी रुचि बढ़ गई क्योंकि मेरा थोड़ा मनोविज्ञान में, दर्शन में, साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं बोला कि सबसे आसान तरीका बताओ। तो इन चीज़ों से जूझ रहे एक तो जो इन हालात से जूझ रहा है उसको पता नहीं होता है कि समस्या क्या है। तो उस महिला ने वो लड़की थी, महिला नहीं थी, तो उसने बोला कि आप सिर्फ़ आउटडोर निकल जाओ। आप नेचर के जैसे करीब पहुँचोगे ना, नेचर कमाल की चीज़ है, वो सब कुछ बदल देती है। तो मुझे कल मेरे एक पुराने सवाल का आंसर मिला कि मैं कई बार ये इंटरव्यू में भी बोला हूँ कि मुझे पता नहीं पेड़ को देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं 1 घंटे बैठ के एक पेड़ को देख सकता हूँ। और मेरे आस-पास के लोग बोलते हैं यार इसको मिल क्या रहा है इसमें और मुझे भी नहीं पता था आज तक कि मिल क्या रहा है उसमें।
तो मुझे कल लगा कि अच्छा ये नेचर से कनेक्ट होना, शायद आपने जो बोला काम, कंपोज, पीस, ये यही है कि शायद मैं नेचर से बड़ी खतरनाक रूप से कनेक्टेड हूँ। तो मतलब मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में कटहल की सब्जी चल रही है। मेरे घर पे कटहल इतने साइज के हो गए हैं, तो एक राउंड हम खा भी चुके हैं। क्योंकि वो मार्च तक दिवाली होली के आसपास कटहल की आमद होती है, कच्चे कटहल की, पर हमारे यहाँ मुंबई में पहले हो जाते हैं। तो मैं अभी देख के आया हूँ। मैं कई बार अपनी पत्नी से बोलता हूँ कि यार थोड़ा पपीते का और मिर्ची का फ़ोटो भेजो। तो हमारा छोटा-सा अपना किचन गार्डन है, तो उसमें मिर्चे, पपीता, पोई साग ये सब होते रहता है। तो इसलिए एक किसान नेचर से जुड़ा होता है। वो उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा है नेचर। वो सीड को डालना और अंकुरित होगा और फिर धीरे-धीरे वो ग्रो होगा। उसका प्रतीक्षा करना, उसके लिए फ़ेवरेबल कंडीशन देना, यही जीवन है। कि आप सीड मानिए और दुनिया को ज़मीन मान लीजिए और अपने को ग्रो करने के लिए फ़ेवरेबल कंडीशन दीजिए और सही मार्ग पे रहिए, फिर आप ग्रो हो जाएँगे, पेड़ बन जाएँगे। देखो जीवन की फ़िलॉसफ़ी दे दिया। तो इस बार तो होली में कटहल की सब्ज़ी बनेगी। नहीं, होली के पहले ही, ये प्रमोशन खत्म होने पहला काम कटहल की सब्ज़ी। हाँ। सर हाँ, हमने ऋचा अनिरुद्ध के इंटरव्यू में तो देखा था कि आप अपने दोस्तों को घर बुलाकर नेनुए की सब्ज़ी खिलाते हैं। नहीं, ये सुकुमार टुड्डू है मेरे बैचमेट, उनको खिलाया था। उन्होंने ही ऋचा जी के इंटरव्यू में बोला था। नेनुआ मुझे बेहद पसंद है। तो मैं फ़िल्में कम देखता हूँ, सब्जियाँ ज़्यादा देखता हूँ कि बाज़ार में क्या आ गई हैं। तो अभी हरा मटर बहुत दिख रहे हैं ठेले पे। तो मैं कल आ रहा था तो हरा-हरा मटर दिखा तो मेरा मन मटर-मटर हो गया। नमस्कार सर, मेरा नाम मेधा है। सर मैंने देखा है कि जैसे हम सभी ने देखा है कि आप अपने करियर और पर्सनल रिलेशंस जैसे अपने रिश्तों को काफ़ी सँभाल के रखते हैं। आपने जिससे प्रेम किया उसी से शादी की। तो क्या पर आजकल की जो यूथ है वो थोड़ा-सा इस स्किल में लैक करती है। तो क्या आप हमें भी कुछ टिप्स दे सकते हैं? देखो जी, ऐसा है कि मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। मैं भी अपने जीवन में सीखा ही हूँ। मैं जो आदमी ऐसा हूँ आज, ये आदमी ऑफ कोर्स आज से 10 साल पहले तो होऊँगा नहीं। तो सीखा हूँ। सीखते कैसे हैं? सीखने की प्रक्रिया है, आप सुनो, पढ़ो, देखो, अनुभव करो, इवॉल्व होने के लिए रेडी रहो। हम तो मैं इस पे कोई रिसर्च वर्क मेरा है नहीं। मैं भी बतौर ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ हूँ और हो रहा हूँ। एक्टिंग मेरे लिए वो प्रोसेस है जो एक्सप्लोर करने को बोलती है कि खुद को ढूँढो, खुद को जानो पहले, बाद में किरदारों को जानोगे। तो मैं तो अभी 50 साल तक अपने को जानने में लगा हुआ हूँ और मुझे लगता है आज जैसा आदमी हूँ इससे बेहतर आदमी कैसे बनूँगा, इस जर्नी पे हूँ। हेलो सर, शूटिंग के दौरान और ऐसे भी आप काफ़ी ट्रैवलिंग करते होंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग एक इंसान पर क्या इम्पैक्ट लाती है? उसे किस तरह इवॉल्व करती है? देखिए, ऐसे नहीं होता है कि उस यात्रा ने मेरे अंदर परिवर्तन लाया, बल्कि हमारा जीवन स्मृतियों का फिक्स्ड डिपॉज़िट है। वो सारी स्मृतियाँ एक-एक फ्रेम बसी रहती हैं। किस स्मृति से क्या सीखा, इसको पिन पॉइंट करना मुश्किल है। कि मैं जब एनएसडी में आया, मोटे-मोटे कुछ हैं, एनएसडी में आया तो मुझे भारत का स्वरूप पता चला कि वहाँ 20 अलग-अलग प्रदेश के बच्चे थे मेरे बैच में। मैं तो सिर्फ बिहार देखा था। मुझे तो उड़ीसा का, मणिपुर का, कर्नाटक का, लेह लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश का कोई आइडिया ही नहीं था। जब उनसे मिला, उनसे बातें की तो उनके बारे में जाना, फिर उन जगहों पे गया, मेघालय गया, चेरापूंजी गया, लेह लद्दाख गया, न जाने कहाँ-कहाँ गया। तो आप घूमते हैं तो आपको पता चलता है कि इस जगह दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपके जैसे नहीं हैं। जो आप अपने घरों में खाने के आदी हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। तो पहले तो आपको लगता है कि ये गड़बड़ है कुछ यार, खाने की चीज़ तो हमें तो लगता है ना सरसों तेल ही तो तेल है सब्ज़ी बनाने का। अब महाराष्ट्र में आएँगी आप तो वहाँ सरसों तेल में सब्जियाँ नहीं बनती हैं। उसको क्या कड़वा तेल बोलते हैं शायद, हाँ। मीठा तेल, वहाँ कड़वा तेल नाम है। तो
तो फिर समझ में आता है कि वहाँ का स्वाद क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का पहनावा क्या है। तो आपका पर्सपेक्टिव एक जो इवॉल्व होने की बात मैंने की थी, वो इवॉल्व होने का प्रक्रिया ऐसे होने लगता है कि नहीं गुरु, घोड़े को यहाँ लगा देते हैं कि तुमको इसी मार्ग को देखना है, वरना वो पैर मारेगा दाएं-बाएं। तो यात्राएँ यही करती हैं, और एक डॉट नहीं है कि मैं यहाँ से बॉम्बे से गोवा गया और मेरी लाइफ बदल गई। दुर्घटना हो सकती है ऐसे एक जर्नी में, लाइफ नहीं बदल सकती है। हेलो सर, मेरा नाम सौम्या है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यूपी, बिहार और बहुत से छोटे ऐसे शहर हैं जहाँ के लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिसमें काफ़ी लंबा वक़्त लगता है। या तो सरकारी नौकरी के अलावा ऐसे युवा कुछ अनसर्टेन करियर को चुनाव करते हैं, जैसे कि आपने भी किया है अपने समय में। लेकिन इसमें क्या होता है कि मेहनत के साथ-साथ धैर्य बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के युवा में धैर्य की बहुत कमी हो गई है। उन्हें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो ऐसे में क्या करें हम सर? देखिए, यूपी बिहार लैंडलॉक स्टेट है, ज़मीन से घिरा हुआ है, वहाँ बंदरगाह नहीं है। तो जो विकास की संभावना है, अभी नहीं, 200-300 साल पहले से, तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से लैंडलॉक स्टेट थोड़े मुश्किल होते हैं। जो मैंने अब सोचा, पढ़ा, जाना कि जो तटीय प्रदेश हैं, समुंदर के आसपास के, आप उनकी ग्रोथ देखो, और जो लैंडलॉक स्टेट हैं, तो उसमें अंतर आपको दिखेगा। तो वाह! तटीय प्रदेश, कितने दिन बाद ये शब्द आया है, वाह! तो आपने जो युवाओं के ग्रोथ और पहले आपने राज्य की बात की, इसलिए मैं ये ज़िक्र किया। मैं एक अर्लियर आपके सवालों के, पता नहीं किन सवालों के बीच में मैंने वो स्प्राउट का उदाहरण दिया कि तुम वो दाने हो और ये दुनिया वो मिट्टी है जो दबा रही है तुम्हें। तुम्हारा काम है फेवरेबल कंडीशन देना, उसको प्रोटेक्ट करना। तो आपके इन सवालों को बहुत सुंदर से मैंने एक उदाहरण के साथ अर्लियर समझा चुका हूँ, बट मूल भाव वही है। हेलो सर, नमस्ते। मैं प्रयागराज से महिमा, और मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। अटल जी के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा वाली हमारे जहन में आती है। तो क्या वो कविता आप हमारे लिए दोहरा सकते हैं? पूरी कविता तो याद नहीं है मुझे, मैं 4 लाइनें बोल देता हूँ, 3 लाइनें बिगनिंग की। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। सर जी, आपसे तनका एक ठो निवेदन बा कि जात-जात तनका कुछ जोश टाक के जौन दर्शक बाटे भोजपुरियो बाटे, त तनका फ़िल्म और अपने बारे में तनका भोजपुरियो में तनका बता दिहल जा। अच्छा, हाँ, नमस्ते, हम पंकज त्रिपाठी हई। हमार नाम रउआ सुनले ही होखेम, और ना सुनले होखेम तो आज सुन ली। और हम आइल बानी ये लोग के प्लेटफॉर्म जोश टॉक पे बातचीत करे। हमार फिल्म अटल आ रहल बा 19 जनवरी के नज़दीकी सिनेमा घर में, छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा, बक्सर, आजमगढ़, बनारस बेतिया, चंपारण, सब जगह लागी। तो जाई लोनी और देखी लोनी। अटल जी, श्रद्धेय अटल जी के जीवन यात्रा पे बनल ई फिल्म बा, जेकर दिग्दर्शक निर्देशक बानी रवि यादव जी, और लेखक ऋषिवीर बानी जी, और प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली जी बानी, भानुशाली स्टूडियो। हम अभिनय कइले बानी, हमरा संगे और भी बहुत सारा अभिनेता लोग बा ये फिल्म में। और 19 जनवरी के ही रिलीज हो जाई रोलनी के आसपास के सिनेमा घर में। अगर भोजपुरिया इलाका में बानी तो वहाँ भी देखी, अगर कहीं शहरी इलाका में बानी तो वहाँ भी देखी, विदेश में बानी, लंदन, मालनी, दुबई, तो वहाँ भी लागी, वहाँ भी देखी। धन्यवाद। थैंक यू।